Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप फाइनल एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन अपना कर रहे होंगे। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन और रीसेंट जो पेपर हुए स्टूडेंट्स के, उससे मैंने ये फील किया है कि आप सब 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स ये क्वेश्चन तो अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हो। मेन प्रॉब्लम आ रहा है ज़्यादातर स्टूडेंट को लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण। आपका ऑब्जेक्टिव जो MCQ क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग है और केस स्टडी, वहाँ ज़्यादा टाइम चला जा रहा है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस आपने किया नहीं है। रीज़न ये भी हो सकता है कि NCERT में इस टाइप के क्वेश्चन है नहीं। इसके लिए आप सपोर्ट मटेरियल से प्रैक्टिस कर सकते हो। गवर्नमेंट सपोर्ट मटेरियल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक फास्ट ट्रैक रिवीजन, जिसमें जो 10 चैप्टर आपके CBSE एग्जाम में आने वाले हैं, जिसमें से 3 फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, 2 इनऑर्गेनिक के हैं, रेस्ट ऑफ द 5 वो सब ऑर्गेनिक के हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि शॉर्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू आपका MCQ, असर्शन रीजनिंग और केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन है, जो कि डेफिनेटली आना ही है फाइनल एग्जामिनेशन में, उसकी प्रैक्टिस इन शॉर्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू हम कर लें। तो इस जर्नी में स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर सोल्यूशन, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू MCQ। कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन में मैं हिंट करूंगा। उस हिंट के बेसिस पे इस वीडियो लेक्चर को देखते टाइम आप पेन पेपर भी रेडी रखिए, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स, ये 3 आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। तो स्टार्टिंग के जो वीडियोस होंगे इस रिवीजन में ये इन 3 चैप्टर के होंगे। देन हम इनऑर्गेनिक और फिर ऑर्गेनिक पे आएंगे लास्ट में। फोकस हमारा ज़्यादातर इन्हीं 3 टॉपिक पे होगा। सॉल्यूशन में MCQ क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है मोलैरिटी ऑफ 98% H2SO4 डेंसिटी। वैसे सभी क्वेश्चन जिसमें मोलैरिटी पूछा गया और उसमें डेंसिटी का यूज है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। एक हिंट है कि एसिडिक सॉल्यूशन चाहे वो जितना भी कॉन्सेंट्रेटेड क्यों ना हो, उसमें एसिड को आप सॉल्यूट ही लोगे। 98% H2SO4 की मीनिंग क्या है कि इसमें 98 ग्राम H2SO4 होगा एंड ओनली 2 ग्राम ऑफ वाटर। स्टिल सल्फ्यूरिक एसिड को हमें क्या लेना है, सॉल्यूट, और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। टोटल 100 ग्राम का ये क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम से हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 और डेंसिटी गिवन है 1.8। 100 अपॉन 1.8 ml और मोलर मास H2SO4 की 98 है और गिवन मास भी क्या है, 98। अब यहाँ मोलैरिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मोलैरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इस क्वेश्चन में सोल्यूट है H2SO4 जिसकी गिवन मास है 98 और एटॉमिक मास का सम करके जब हम मोलर मास फाइंड करेंगे वो भी क्या आएगा, 98। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास से जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे H2SO4 के वो है 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, बट यहाँ ml में है तो 100 अपॉन में 1.8, इसे न्यूमरेटर में सेंड कर देते हैं और इनटू 1000। ये पॉइंट रिमूव कराएंगे तो क्या आ जाएगा 10। 0 से 0 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, एंड रिजल्ट क्या आ रहा है 18m। अब किसी ऑप्शन में 18m है, यस, ऑप्शन नंबर B। अब ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आएंगे आज के वीडियो लेक्चर में, तो वो आपके लिए एक टास्क रहेगा। सेकेंड MCQ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग does not show positive deviation from Raoult's law। देखो, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, यदि हम एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं तो यदि बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेयर करें, मिक्स करने के बाद यदि फोर्स स्ट्रॉन्गर हो जाए तो नेगेटिव डेविएशन और वीकर हो जाए तो पॉजिटिव डेविएशन। तो इसमें बेंजीन और क्लोरोफॉर्म ये एक ऐसा मिक्सचर है जो मिक्स करने के बाद इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, मतलब पॉजिटिव वो नहीं करेगा, और बाकी 3 इसमें पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। नेक्स्ट है विच सॉल्यूशन विल हैव लीस्ट वेपर प्रेशर। एक कॉन्सेप्ट था कि किसी भी वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में जब हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, जितना ज़्यादा सोल्यूट ऐड करते जाएंगे उसका वेपर प्रेशर उतना ही डिक्रीज होगा। इसके 4 ऑप्शन है, 1m ग्लूकोज, 2m ग्लूकोज, 3m एंड 4 मोलर। 1m मीन्स 1 मोल इन 1 लीटर, 2m 2 मोल इन 1 लीटर, 3m 3 मोल इन 1 लीटर और 4m है 4 मोल इन 1 लीटर।
जितना ज़्यादा आप नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे 1 लीटर में, वेपर प्रेशर उतना ही क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो लीस्ट वेपर प्रेशर उसकी होगी जहाँ कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा हाइयर होगा, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और जहाँ कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है उसका वेपर प्रेशर हाईएस्ट होगा। हमारा फोर्थ MCQ है, विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन जब भी हम बनाते हैं तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद कोई एंथैल्पी चेंज नहीं होता, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, और इवन प्रेशर भी वही रहेगा। बट क्योंकि आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हो तो नंबर ऑफ एंटिटीज इंक्रीज हो रहे हैं, तो एंट्रोपी पॉजिटिव होने लग जाता है, वो जीरो नहीं रहेगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन से होते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बाइनरी मिक्सचर होंगे जिनका कॉम्पोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में सेम होगा, वो सेम टेम्परेचर पे बॉयल होंगे, उनको सेपरेट हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं कर सकते। तो इसमें बोला गया एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, दोज विल बॉयल एट डिफरेंट टेम्परेचर, दोज विच कैन बी फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड, और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होंगे, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बॉयल होते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और दो सॉलिड की जगह कुछ और भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। एक पॉइंट जो एजियोट्रॉपिक से रिलेटेड करेक्ट है वो होगा कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ये ऐसे बाइनरी मिक्सचर हैं जो सेम टेम्परेचर पे बॉयल होंगे और एक साथ कंडेंस्ड होंगे, और यही रीजन है कि इस मिक्सचर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के हेल्प से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। विच इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। अब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म मतलब जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, वो कौन कौन से टर्म हो सकते हैं? मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, जहां भी वॉल्यूम वाले टर्म आपको दिख रहे हैं। मोलैरिटी में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये डिपेंडेंट हो गया। वेट बाय वॉल्यूम, ये भी डिपेंडेंट होगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये भी डिपेंडेंट होगा। बट फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है वेट बाय वेट। अब वेट बाय वेट, मास और वेट का टेम्परेचर से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका इंडिपेंडेंस यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है कि विच टेम्परेचर, विच इज द इंडिपेंडेंट टेम्परेचर टर्म, दैट इज मास बाय मास। मास और टेम्परेचर का डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सेवेंथ, सॉल्यूट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब किसी भी सॉल्यूट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, व्हाट विल अकर? फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजेज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ऑल ऑफ द अबव। सॉल्यूट जब वाटर में ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा। इट मीन्स कि इसके बी और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट है, राइट? The next question is the plant cell will shrink when placed in। श्रिंकिंग का जो इफेक्ट है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के केस में आएगा, और स्वेलिंग का जो इफेक्ट है हाइपोटोनिक में। प्लांट सेल श्रिंक हो रहा है, तो श्रिंक होने के लिए उसे प्लेस किस में करना पड़ेगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन प्लांट सेल के फ्लूइड से ज़्यादा है, तो प्लांट सेल श्रिंक कर जाएगा, और यही स्वेल होता तो हम क्या लिखते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। Next question is, two aqueous solution S1 and S2 are separated by a semi-permeable membrane। S1 and S2 दो aqueous solution है, इसके बीच में लगाया गया semi-permeable membrane SPM। S2 has lower vapor pressure than S1 of a non-volatile solute, then S1 और S2 के बीच में लगाया गया है SPM। तो इसका मतलब क्या है कि हम ऑस्मोसिस कहीं ना कहीं देखने को इसमें मिलेगा, बट इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है कि S2 का जो लोअर वेपर प्रेशर S1 से, इसमें है लोअर वेपर प्रेशर और यहाँ है हाइयर वेपर प्रेशर। मतलब जिसकी वेपर प्रेशर लोअर है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? हाइयर होगा, और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? लोअर। ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होता है? लोअर से हाइयर की तरफ, मतलब S1 से S2 की तरफ। तो सॉल्वेंट S1 से S2 की तरफ फ्लो करेगा। वेपर प्रेशर के हेल्प से आपको कॉन्सेंट्रेशन प्रेडिक्ट करना है, और ऑस्मोसिस एक नेचुरल फिनोमिनन है जहाँ सॉल्वेंट फ्लो करेगा फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हाइयर कॉन्सेंट्रेशन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है
टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट पहले से ही हमें पता है कि मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि इसके फॉर्मूले में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का यूज होता है और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इससे एक चीज और सीखने को मिल रहा है कि मोलैरिटी डिपेंडेंट है, इट मींस जो बाकी तीन ऑप्शन है दैट इज मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये क्या हो जाएंगे इंडिपेंडेंट। मोलैरिटी है डिपेंडेंट बट मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन क्या होगा इंडिपेंडेंट। Which of the following solution would have the highest osmotic pressure? अब देखो हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए यहाँ कॉन्सेंट्रेशन तो सेम गिवन है, m/10 चारों ऑप्शन में गिवन है और पाई का एक फॉर्मूला है वेंटो फैक्टर में ICRT, R और T कांस्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी कांस्टेंट गिवन है, तो अब I के वैल्यू से हमें पता लगेगा कि किसकी ऑस्मोटिक प्रेशर हाईएस्ट है। यहाँ I की वैल्यू है 2 क्योंकि NaCl 2 आयन प्रोड्यूस करेगा, BaCl2 में I की वैल्यू है 3 क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इसमें 3 हो जाएंगे, Ba2+ एंड 2Cl-। यूरिया डिसोसिएट एसोसिएट नहीं होता तो इसमें I की वैल्यू 1 और ग्लूकोज में भी I की वैल्यू क्या है 1। तो I की वैल्यू हाईएस्ट किस में है? I की वैल्यू हाईएस्ट है बेरियम क्लोराइड में, तो इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगी हाईएस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 m aqueous solution of glucose is isotonic। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने के लिए कॉन्सेंट्रेशन और I का जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया गया, ग्लूकोज डिसोसिएट एसोसिएट नहीं होता, इसकी I वैल्यू क्या है 1। KCl में 2 आयन बनेंगे, इसमें I की वैल्यू क्या होगी 2। यूरिया डिसोसिएट एसोसिएट नहीं होता, इसमें I की वैल्यू क्या है 1। CaCl2 में 3 आयन बनेंगे, Ca2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव, जिसमें I की वैल्यू क्या होगी 3। 1m सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, ये भी डिसोसिएट एसोसिएट नहीं होता, इसमें I की वैल्यू 1 है। तो हमें देखना है कि एग्जैक्टली I इंटू जो I की वैल्यू है उसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे कॉन्सेंट्रेशन से, तो किस में सेम है? ग्लूकोज में I की वैल्यू 1 है और कॉन्सेंट्रेशन है 0.5, यूरिया में भी I की वैल्यू 1 है और कॉन्सेंट्रेशन है 0.5, तो इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, ये आइसोटोनिक होंगे। जबकि सुक्रोज में क्या प्रॉब्लम है? I की वैल्यू तो 1 है बट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट गिवन है जो कि ग्लूकोज से मैच नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is true for Henry's constant KH? जिस गैस की KH वैल्यू हाईएस्ट होगी उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो KH की वैल्यू भी क्या होगा इंक्रीज। इट डिक्रीजेज विद टेम्परेचर तो ये इनकरेक्ट है, इट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर तो ये सही होगा। इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर नहीं, इट डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ, एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। यदि 4-5 गैसेस गिवन है और सबकी KH वैल्यू गिवन है तो जिसकी KH वैल्यू हाईएस्ट होगी वो लीस्ट सॉल्युबल होगा और जिसकी KH वैल्यू लीस्ट है वो मोस्ट सॉल्युबल होगा। यदि हम टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाते जाएं तो KH भी क्या होगा इंक्रीज होता जाएगा, तो इट इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ पॉलीमर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हमेशा बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताया गया है क्योंकि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी इसकी वैल्यू लार्ज है। पॉलीमर हमेशा एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सॉल्युबल नहीं होता। ये क्वेश्चन किसी बायोमॉलिक्यूल पे होता तब भी हम यही आंसर करते। किसी भी बायोमॉलिक्यूल या पॉलीमर का मोलर मास फाइंड करना है तो बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होते नहीं है तो उस पे इब्यूलियोस्कोपी काम नहीं करेगा, और जो पॉलीमर है वो हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इन दोनों के लिए बेस्ट किसे माना जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि इसमें प्रेशर डिटर्मिनेशन रूम टेम्परेचर पे होगा। बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी इसकी वैल्यू लार्ज होगी और इसमें हम मोलैरिटी यूज करते हैं, जबकि डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ में मोलैरिटी यूज होगा और आरएलवीपी में हम मोल फ्रैक्शन टर्म यूज करते हैं। An azeotropic solution of 2 liquid has boiling point lower than, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन है 2 लिक्विड का और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट उनसे कम है, मतलब नेगेटिव डेविएशन ये शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नेक्स्ट,
हेनरी लॉ कॉन्सेप्ट, ये एक न्यूमेरिकल है, इसके लिए आपको न्यूमेरिकल का रेफरेंस देना पड़ेगा और हेनरी लॉ का इक्वेशन जो है P इक्वल के एच काई, ये आपको यूज करना होगा। P इक्वल के एच काई मोल फ्रैक्शन, इसके हेल्प से ये सॉल्व हो जाएगा। बाकी हिंट इसमें गिवन है ऑलरेडी, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। इसका जो भी आंसर है आप पहले कॉमेंट सेक्शन में बताओगे तो नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेल आंसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 m यूरिया इज पाई, व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर 2 m यूरिया। ऑस्मोटिक प्रेशर है 1 m यूरिया, मतलब CRT से कॉन्सेंट्रेशन क्या है 1 RT, तो बताया गया है कि 2 m के लिए क्या होगा, पहला ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरा, तो फिर CRT में 2 RT हो जाएगा। तो दोनों में रिलेशन से भी यदि हम डिवाइड करें तो π1 बाई π2 RT अपॉन 2 RT, RT से RT कैंसिल हो गया तो 2 π1 इक्वल π2। डिवाइड करने पे ये कितना होगा, उससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज, तो एक्चुअली जब आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो पाई की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो जस्ट वो डबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन 18 है हमारा, द मोस्ट लाइकली एंड आइडियल सोल्यूशन। देखो आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जिसमें कंपोनेंट को मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगा। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है हेप्टेन एंड ऑक्टेन, ये दोनों ही हाइड्रोकार्बन है, इनको मिक्स करने से पहले आप चेक करो तो वीक वैंडरवॉल फोर्स है, और मिक्स करने के बाद भी क्या होगा, वीक वैंडरवॉल फोर्स ही होगा। बाकी सब में ऐसे सिचुएशंस नहीं है। तो लास्ट जो ऑप्शन है हेप्टेन प्लस ऑक्टेन इज मोस्ट लाइकली एन आइडियल सोल्यूशन। एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग फॉर सोल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। एनसीईआरटी एग्जाम्पल को यदि आप फॉलो कर रहे हो तो उसमें मैंने नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल में ये पढ़ाया था कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स करते ही दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, एच बॉन्डिंग। CHCl3 इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म और ये है एसीटोन। मिक्स करने से पहले इनमें वीक फोर्सेस होगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स होगा, बट जैसे ही दोनों को मिक्स किया इनके बीच क्या फॉर्म हो गया, एच बॉन्डिंग। इट मीन्स कि जो फोर्स है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया, और फोर्स मिक्स करने के बाद स्ट्रॉन्गर हो जाए तो सोल्यूशन विल एग्जिबिट नेगेटिव डेविएशन। और ट्रिक क्या है, डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव डेविएशन के लिए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव के लिए नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव में हमें टिक करना है, और नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक। पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव, एंडोथर्मिक। यदि ऐसा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कि 2 लिक्विड A एंड B ऑन मिक्सिंग फॉर्म वार्म सॉल्यूशन, तो नेगेटिव डेविएशन, और कोल्ड सॉल्यूशन पे क्या आप लिखोगे, पॉजिटिव डेविएशन, राइट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ABCD आर रिस्पेक्टिवली 0.1 m, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है NaCl की 0.05 m, बेरियम क्लोराइड की 0.05 m और AlCl3 की 0.1 m। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जिनमें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। पाई हम फाइंड करते हैं ICRT से, और RT तो सब में कांस्टेंट ही रहेगा, तो हमें सिर्फ I और C को मल्टीप्लाई करके देखना है कि इन चारों सॉल्यूट में किसकी IC मल्टीप्लिकेशन सेम है। तो फर्स्ट वाले में ग्लूकोज में I की वैल्यू 1, क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होता, और कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0.1। NaCl में क्योंकि ये डिसोसिएट हो रहा है, I की वैल्यू क्या है 2 और कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.05, तो ये भी कितना आ जाएगा, 0.1। इतने से प्रूफ तो हो गया कि ये दोनों आइसोटोनिक है, बट बाकी एग्जांपल्स को भी हम चेक कर लेते हैं ताकि सिमिलर MCQ जब एग्जाम में आएंगे तो आप उसके लिए भी रेडी रहोगे। BaCl2 में टोटल आयंस कितने बनेंगे, बेरियम 2 पॉजिटिव एंड 2 Cl नेगेटिव, टोटल 3 है, तो I की वैल्यू है 3 और कॉन्सेंट्रेशन है 0.05, तो 0.15 आ जाएगा। एंड लास्ट ऑप्शन इज AlCl3, इसमें टोटल आयंस कितने फॉर्म होंगे, 4, Al3 प्लस एंड 3 Cl माइनस, तो I की वैल्यू 4 और कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, तो 0.4। तो IC की वैल्यू जहां भी सेम हो वो आपस में क्या होंगे, आइसोटोनिक, इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, तो A एंड B आर आइसोटोनिक। कौन से ऑप्शन में A B गिवन है, D ऑप्शन में, हमें D पे टिक करना है, प्लस क्वेश्चन का लॉजिक भी समझना है ताकि सिमिलर क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओ एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। फिर से ये क्वेश्चन आ गया आइडियल सॉल्यूशन का,
क्लोरोफॉर्म एसीटोन, इथेनॉल एसीटोन, फिनॉल एनिलीन, इन सबको मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद इनका फोर्स चेंज हो जाएगा, तो दे आर नॉन आइडियल। बट अभी अभी मैंने बताया कि जब आप दो हाइड्रोकार्बन को मिक्स करोगे, लाइक नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल हेप्टेन या फिर नॉर्मल हेप्टेन में नॉर्मल ऑक्टेन, तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग रिमेन्स ऑलवेज द सेम, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आइडियल। An azeotropic solution of two liquids has a boiling point lower than either of the two. Boiling point lower होने का मतलब क्या है कि वो large positive deviation शो कर रहा है, और large positive deviation का ऑप्शन इसमें क्या गिवन है, फर्स्ट। जब भी बॉइलिंग पॉइंट लोअर है मतलब ग्राफ टोटल जो पी टोटल है उससे ऊपर है, पॉजिटिव डेविएशन, और बहुत ज़्यादा हायर बॉइलिंग पॉइंट है तो नेगेटिव हो जाएगा। Which of the following formula represent Raoult's law for a solution containing non-volatile solute? जो Raoult's law था वो दो कंपोनेंट, यदि दोनों ही volatile हैं तो एक फॉर्मूला था P1 इक्वल P01 chi1 और P2 सोल्यूट के लिए P02 chi2। बट इसमें क्लियरली मेंशन है नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, मतलब सोल्यूट का फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। इस केस में जो टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगा वो सिर्फ सॉल्वेंट के इक्वल हो जाएगा, राइट? क्योंकि सॉल्यूट सॉलिड है, वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा है, तो उसमें वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। इन दैट केस जो पी टोटल है, टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली, राइट? On mixing 20 ml of acetone and 30 ml of chloroform, the total volume of the solution. Acetone और chloroform को मिक्स करने पे कौन सा डेविएशन होता है, नेगेटिव डेविएशन, जिसमें वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से लोअर होगा, तो वॉल्यूम भी 30 और 20 कितना हो रहा है, 50 से कम होना चाहिए। नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव होता तो और ज़्यादा ये बढ़ जाता है, राइट? तो आपको एग्जाम्पल पे थोड़ा प्रैक्टिस करना है कि वो जो पेयर ऑफ कंपाउंड्स गिवन है वो कौन सा डेविएशन शो कर रहा है, राइट? हमारे सपोर्ट मटेरियल में सफिशिएंट एमसीक्यू है, यदि आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फाइनल एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, या हो सकता है सिमिलर क्वेश्चन भी पूछा जाए। 25th, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इक्वल वैसे क्या बताया गया, केबी इंटू एम, और इसको आप डिटेल करोगे तो केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन एम सॉल्यूट इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो किसके साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के साथ क्या दिख रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस पे आप टिक कर दो। यदि फॉर्मूले का नॉलेज है तो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डब्ल्यू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डब्ल्यू विच इज मास ऑफ सॉल्वेंट। An unknown gas X is dissolved in water at 2.5 bar pressure, has a mole fraction of 0.04. The mole fraction of gas X when pressure is doubled. जब आप प्रेशर को डबल करोगे तो इसका मोल फ्रैक्शन भी डबल हो जाएगा, तो 0.04 इंटू 2 पार्शियल प्रेशर KH इंटू काई। इट मीन्स कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यदि पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, क्योंकि गैस इन लिक्विड पे हम हेनरी लॉ ही अप्लाई करते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 स्मॉल m सोल्यूशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, ये हमें फाइंड करना है, और बाकी सब हिंट गिवन है। देखो इसमें कुछ स्पेशल नहीं करना है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है तो डेल्टा टी बी इक्वल KB इंटू एम। अब इसमें KB की वैल्यू भी गिवन है 0.52 और मोलैलिटी भी गिवन है, मोलैलिटी की वैल्यू 0.2। डेल्टा TB क्या होता है, देखो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होगा तो इसका डिफरेंस वाला फॉर्मूला होगा TB माइनस T0B, और ये दोनों आप मल्टीप्लाई कर लो 104। अब T0B की जो वैल्यू है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 100.104 आ जाएगा। डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। 28 में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ग्राफ में इस तरीके से गिवन होना चाहिए कि एक सॉल्वेंट के लिए है,
ये सॉल्यूशन के लिए होगा। तो इसमें पॉइंट एक्स किस चीज़ को शो कर रहे हैं? इन द फॉलोइंग डायग्राम द पॉइंट एक्स रिप्रेजेंट, ये डायग्राम देख के आपको याद आ जाएगा कि ये डायग्राम हमने इब्यूलियोस्कोपी पे किया था या क्रायोस्कोपी पे। तो हमने ये डेल्टा टीएफ वाले न्यूमेरिकल्स दैट इज क्रायोस्कोपी पे किया था, जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो जाता है। तो लास्ट वाला जो पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को शो करेगा। तो ये था हमारा एमसीक्यू डिस्कशन ऑन चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12 सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन के ही क्या डिस्कस करेंगे? असर्शन, रीजनिंग एंड केस स्टडी। इन सभी 28 क्वेश्चन को आप दोबारा बार बार वीडियो देख के प्रैक्टिस कीजिए और होपफुली यही सब इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ फाइनल एग्जामिनेशन की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही इसके सेकेंड पार्ट के साथ। ओके, Follow and subscribe us for more.